हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आर्य न्यूज चैनल। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द स्कीम ऑन इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज वन एंड फेज टू, जिसको कि हम लोग जी ई सी फेज वन के नाम से भी जानते हैं। और अभी जस्ट रिसेंटली फेज टू भी लॉन्च कर दिया गया है। तो उसके बारे में मैंने इस वीडियो में मैंने कवर किया है, जिसको कि जी ई सी फेज टू के नाम से है ये। और मैं आज आपका फिर से नेशनल सोलर मिशन और सोलर स्कीम्स के सीरीज में स्वागत है। और उसी के सीरीज में ये मेरा जो वीडियो है, वीडियो 16, जो कि जीईसी फेज वन और फेज टू के ऊपर है ये। इस सीरीज में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। जस्ट मैं आपको बता दूं कि जो मेरा फर्स्ट जो वीडियो था इस सीरीज में नेशनल सोलर मिशन के ऊपर था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो था वो मेरा नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत अभी तक कितनी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, जो लाइव हैं या जो एक्सपायर कर गई, जो भी है उन सारी स्कीम्स के बारे में मैंने पूरा जस्ट एक ब्रीफ बताया हुआ था। उसके बाद मेरा इस स्पेसिफिक स्कीम स्टार्ट हो जाता है, जो मैंने सोलर पार्क स्कीम के ऊपर कवर कर लिया है, डिफेंस स्कीम, कैनाल बैंक, कैनाल टॉप, बंडलिंग स्कीम, रूफटॉप स्कीम्स फेज वन एंड फेज टू, कुसुम स्कीम जो है आप तीनों कंपोनेंट ए और बी सी, सीपीएसयू स्कीम फेज वन एंड फेज टू, वीजीएफ स्कीम, जो कि इस वीजीएफ स्कीम के अंतर्गत तीन स्कीम्स है: 750 मेगावाट वीजीएफ स्कीम, 2000 मेगावाट वीजीएफ स्कीम और 5000 मेगावाट वीजीएफ स्कीम। तो ये सब सारी स्कीम्स मैंने अभी तक कवर कर लिया है। और जो आज का जो स्कीम है, ये बेसिकली डायरेक्टली सोलर प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड नहीं है, सोलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर नहीं है, लेकिन सोलर प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉलेशन, सोलर प्रोजेक्ट्स को से इनडायरेक्टली तो रिलेटेड है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली रिलेटेड है। और आप सभी जानते हैं कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट्स आ रहा है, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, सोलर हो या विंड हो या बायो हो, स्मॉल हाइड्रो है, केवल प्रोजेक्ट्स लगाने से काम नहीं होता है। फिर वहाँ से जो पावर जनरेट होती है उसको इवैक्यूएट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रोजेक्ट्स लगाना। तो ये जो आज का स्कीम है, उस जो भी आरी प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। और ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सोलर प्रोजेक्ट्स और आरी प्रोजेक्ट्स लगाना। क्योंकि और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका पर्पज़ क्यों है, मतलब क्यों इस टाइप से किया जा रहा है। इसका पर्पज़ है कि अब जैसे जो भी हम आरी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, सोलर प्रोजेक्ट्स हो या आरी प्रोजेक्ट्स हो, अगर हम इनकी बात करते हैं, जो मेनली आज की डेट में यही डोमिनेट कर रहे हैं, ये मोर देन 50%, क्या बोलते हैं, जो आरी प्रोजेक्ट्स में मोर देन 50% अभी तो सोलर का ही लग रहा है। उसके बाद विंड का ही आ जाता है, उसके बाद विंड और उसके बाद बायो और हाइड्रो की बात करते हैं, तो ये अभी उनका इंस्टॉलेशन रेयर, मतलब कम है इन कंपैरिजन टू ये जो अदर सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर हम इन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो इनका जो प्रोजेक्ट्स लगाने का जो टाइम पीरियड होता है, जिसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ये पीरियड बहुत ही कम होता है। ये अगर हम लोग सोलर को लगाना चाहें तो आराम से सोलर प्रोजेक्ट्स को हम लोग एक साल के अंदर लगा लेते हैं। विंड को भी लगाना चाहें तो विंड भी कम पीरियड में लग सकता है। हालांकि जो एज पर गाइडलाइंस जो है, अभी जो टाइम पीरियड तुमको दिया ज़्यादा दिया जा रहा है, 2 साल दिया जा रहा है सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए। उसका रीज़न ये है कि टाइम पीरियड देने के ज़्यादा रीज़न ये है कि जो जो मेजर चैलेंजेज आते हैं जो सोलर और विंड में, जो अगर अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो इसमें दो मेजर चैलेंजेज आते हैं और दो मेजर रिक्वायरमेंट होती है। एक तो सबसे बड़ी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है लैंड के लिए, कि लैंड एक्विजिशन, लैंड बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसमें टाइम लग जाता है। और उसके बाद प्रोजेक्ट्स तो चलो लगा लेते हैं, उसके बाद पावर इवैक्यूएशन की बात होती है। फिर इनको पावर, अगर डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरा फुल्ली करना, तो उस केस में पावर के इवैक्यूएशन की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें नियरेस्ट सब स्टेशन से फिर इनको कनेक्ट करना पड़ता है। तो कनेक्टिविटी लेना पड़ता है। और कनेक्टिविटी अप्लाई करने के लिए अगर जो स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज हो या सिटी हो, जिसमें जिस सब स्टेशन में लग रहा है, तो उस जो सब स्टेशन में कैपेसिटी है या नहीं है, तो इसलिए इसको टाइमली करना पड़ता है। तो ये बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो इवैक्यूएशन वाला जो पोर्शन है, अगर हम स्ट्रेंथनिंग करनी है या नया सब स्टेशन बनाना है, अगर सीटीयू, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटीज, या एसटीयू, स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ को, तो उसमें टाइम लगता है। और इनका जो पीरियड होता है करीब 2 साल से ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैचिंग कराने के लिए कि सोलर प्रोजेक्ट्स आए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि बहुत सारे स्टेट्स में आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर हाँ ये पोटेंशियल आ सकती है, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी स्टेट्स बोलते हैं। उसमें एडवांस में ही जो है उस पावर इवैक्यूएशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जाए, सो दैट कि प्रोजेक्ट्स टाइमली आ सकें, लग सकें।
इसीलिए जो ये स्कीम की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका मेन पर्पज़ ये है कि ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले ही बनाया जाए, क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन पीरियड ज़्यादा होता है। इनका कंस्ट्रक्शन पीरियड 2.5 साल 3 साल से ज़्यादा हो जाता है, 2.5 ईयर्स से 3 ईयर्स तक हो जाता है ये। इसलिए इसको ये कॉन्सेप्चुलाइज किया गया कि इसको पहले बनाया जाए, सो दैट कि जो आरई प्रोजेक्ट्स हैं स्पेसिफिकली सोलर विंड, वो टाइम से आ सकें, उनको इवेक्यूएट करने में प्रॉब्लम ना हो। प्रोजेक्ट्स लग जाए और इवेक्यूएशन ना हो तब भी कोई मतलब नहीं है। तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना कि जो बेसिकली जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स का जो गेस्टेशन पीरियड होता है, जो लगाने के पीरियड होता है, जो कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है, फ्रॉम इनिशिएशन मतलब जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन टू फाइनल तक प्रोजेक्ट्स लग जाए, उनका पीरियड ज़्यादा होता है ये। इसलिए इसलिए ये भी बहुत इक्वली इम्पॉर्टेंट है ये। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्कीम्स लेके आई थी, और इसमें दो पार्ट है बेसिकली। आगे और डिटेल में कोशिश करेंगे। इंट्रा स्टेट और इंट्रा स्टेट, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर और एमएनआरई दोनों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस स्कीम के पीछे जो एक बैकग्राउंड और क्या ऑब्जेक्टिव है। तो हम अगर बैकग्राउंड की बात करते हैं तो इसमें देखिए लिखा गया है कि इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट इंटीग्रेशन ऑफ लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन इन वेरियस रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट्स, PGCIL हैड प्रिपेयर्ड ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर रिपोर्ट इन 2012। देखिए इनिशियली जब सोलर मिशन जो लॉन्च किया गया था, आपको 2010 में लॉन्च किया गया था, उस मिशन में टारगेट हमें 20,000 मेगावाट तक अचीव करना था 2022 तक। उस टारगेट को अचीव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के रिक्वेस्ट पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट बनाई थी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के, कि भाई कहाँ कहाँ कौन से रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट्स हैं, कहाँ पर सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, उनको इवैक्यूएट करने के लिए हमें ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो 2012 में एक रिपोर्ट बनाई गई थी। जो इस रिपोर्ट में जो दिया गया था, द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स एम्स एट सिंक्रोनाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज सोलर and wind with the conventional power stations in the grid. This study report suggested a comprehensive transmission plan comprising intra-state and inter-state transmission system strengthening for the likely renewable energy power capacity addition in the 8 renewable energy rich states of the Andhra Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu, Jammu and Kashmir. मध्य प्रदेश वाज लेटर इंक्लूडेड। तो ये टोटल 8 स्टेट्स किए गए थे इसमें फाइनलाइज, इस रिपोर्ट में इसका मेंशन था। और इसमें दोनों था, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट्स। तो आप एक्चुअली ग्रीन एनर्जी इसलिए बोला जा रहा है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इसलिए बोला जा रहा है कि ये जो ट्रांसमिशन नेटवर्क जो बनाए जा रहे हैं, ये स्पेसिफिकली आरई के लिए बनाए जा रहे हैं, सोलर विंड के लिए बनाए जा रहे हैं, ये कन्वेंशनल पावर के लिए नहीं बनाए जा रहे हैं ये। तो इस आरई को इवैक्यूएट करने के लिए जो ट्रांसमिशन सिस्टम बनाया गया है, और जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी दे रही है, इसलिए उसको बोला गया ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, GEC। इसके लिए जो जो 8 स्टेट्स हैं उसमें क्या प्रोजेक्ट्स हो सकता है, तो इसके लिए एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी एमएनआरई और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है। इन्होंने जितने सारे प्रपोजल्स थे फॉर क्रिएटिंग इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन अबव स्टेट्स ऑन 30 अप्रैल, तो इन्होंने अप्रूव कर दिया था। इस अप्रूवल के बाद फिर कैबिनेट ने जो था, कैबिनेट ने भी फाइनली अप्रूव कर दिया था जुलाई 2015 में। उसके बाद कैबिनेट अप्रूवल के बाद मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एमएनआरई ने ये स्कीम जो था 30 सितंबर 2015 को लॉन्च कर दिया था। अब जो बेसिकली अब जो हम बात कर रहे हैं GEC की बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 1। मैं अभी जो स्कीम्स के बारे में जो बात करने जा रहा हूँ, तो GEC फेज 1 के बारे में बात कर रहा हूँ, इसको आप क्लियरली समझ लीजिए। फेज 2 लास्ट में मैंने एक स्लाइड डाला हुआ है, जो अभी रिसेंटली जस्ट लॉन्च किया गया है, और इसका बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, क्योंकि अभी स्कीम जो है कैबिनेट ने अप्रूव तो कर दिया है, और मीडिया में भी आ गया है कि ये इतना टारगेट है, लेकिन फाइनल जो स्कीम गाइडलाइंस होता है, स्कीम गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अभी इशू नहीं किया है। इसलिए जितना अभी पब्लिकली अवेलेबल है डेटा, तो उसको मैंने उस स्लाइड में रखा है। तो अभी जितना भी मैं डिटेल की बात करूँगा इस प्रोजेक्ट में, तो GEC फेज 1 की बात कर रहा हूँ। तो GEC फेज 1 में 2 कंपोनेंट थे बेसिकली, इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम और इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। जो इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम था, उसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एमएनआरई इम्प्लीमेंट कर रही है, और जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको मिनिस्ट्री ऑफ पावर, बेसिकली पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसलिए अभी इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। GEC फेज 1 में 2 पोर्शन है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट एमएनआरई इम्प्लीमेंट कर रही है, और इंटर स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ पावर, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट कर रहा है। और
मैं जो अभी जो स्कीम की बात कर रहे हैं ये इंट्रा स्टेट की स्कीम है, और मैं इसी स्कीम के ऊपर ये मेरा जो प्रेजेंटेशन है आज का इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम पे जो एमएनआरई इम्प्लीमेंट कर रही है, जो स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ। इंटर स्टेट जो एमओपी इम्प्लीमेंट कर रही है उस स्कीम के ऊपर मैंने कवर नहीं किया है। तो इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम जो है एमएनआरई जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसमें इवैक्यूएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पावर विद इन स्टेट्स, जो विद इन स्टेट्स जो ट्रांसमिशन सिस्टम बनाया जा रहा है जिसको इंट्रा स्टेट नेटवर्क किया जा रहा है, ये उसके इवैक्यूएशन के लिए है, उसके ट्रांसमिशन के लिए है, उसके प्रोजेक्ट्स के लिए है। इम्प्लीमेंटेशन बाई स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज आगे डिटेल में बताएंगे इसमें कि जो एसटीयू जो होते हैं, स्टेट्स के एसटीयू होते हैं, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इसके लिए सब्सिडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। और इसमें 8 जो रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश स्कीम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु, ये जो 8 स्टेट्स में ये जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये जो इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं, ये इंटर स्टेट जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर इम्प्लीमेंट कर रही है, इसमें इवैक्यूएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पावर एंड कनेक्शन टू द नेशनल ग्रिड, इसमें नेशनल ग्रिड से कनेक्ट किया जा रहा है इसमें। और इम्प्लीमेंटेशन बाई पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पीजीसीआईएल। और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज है, ये स्कीम ऑलरेडी क्लोज हो गई है, क्योंकि इसका जो टारगेट था, जो कंप्लीशन टाइम था, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ स्कीम। तो ये मैं उस स्कीम की बात कर रहा हूँ, जीसी फेज 1 इंट्रा स्टेट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंप्लीमेंट कर रही है। तो इसमें क्या फीचर्स हैं? तो फीचर्स के अगर हम लोग कोई भी स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है, तो उसमें 4-5 मेजर कंपोनेंट होते हैं। आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम देख लीजिए, स्पेसिफिकली जो एमएनआरई इंप्लीमेंट कर रही है, तो उसमें 4-5 मेजर कंपोनेंट होते हैं। अगर आप स्कीम्स को आप सही तरीके से देखेंगे तो ये होता है कि उस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। फिर उसके बाद होता है कि उस स्कीम का ड्यूरेशन क्या है, टाइमलाइन क्या है, मतलब कब तक वो स्कीम वैलिड है, पीरियड क्या है उस टाइमलाइन का स्कीम का। तो एक ये होता है। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी सीएफए जिसको में बोलते हैं, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, सब्सिडी कितनी दे रही है। उसके अलावा स्टेट्स का उसमें क्या शेयर होता है, प्लस और सब्सिडी जो दी जाती है वो सब्सिडी कैसे आपको दी जाएगी, मतलब उसके लिए क्या प्रोविज़न है। किसी 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, 4 इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा, मतलब किसी पर्टिकुलर माइलस्टोन के अगेंस्ट वो सब्सिडी दी जाएगी। तो मतलब ये बेसिकली यही 4-5 और प्लस उसके बाद इस स्कीम के अंतर्गत टारगेट कैपेसिटी क्या है। अगर हम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर अभी इस स्कीम की बात करें, तो इसमें टारगेट क्या होगा बेसिकली, कितनी सब स्टेशन बन सकते हैं, कितने सर्किट किलोमीटर लाइन्स आ सकती है, ट्रांसमिशन लाइन आ सकती है। तो इसमें टारगेट, तो ये 4-5 मेजर कंपोनेंट होते हैं। उसी कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग फीचर्स ऑफ स्कीम दिया हुआ है। इस स्कीम में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसमें, हालांकि स्कीम में लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी को भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसको डिप्यूट कर सकती है एज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, लेकिन चूंकि ट्रांसमिशन से रिलेटेड है, तो जितने हम 8 स्टेट्स की बात करें, सारे 8 स्टेट्स ने जो वहाँ के जो स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है, जिसको एसटीयू बोलते हैं, जो ट्रांसमिशन जो मैंडेट होता है एसटीयू जो बोलते हैं, वो सारे स्टेट्स ने, सारे जो वहाँ के जो रिस्पेक्टिव स्टेट एसटीयू जो है, स्टेट ट्रांसमिशन, उनको डिप्यूट किया है एज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। इसके अलावा इसमें यह भी बोला गया है कि जो भी प्रोजेक्ट्स अवार्ड किया जाएगा वो ट्रांसपेरेंट कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाएगा, नॉमिनेशन बेसिस पर नहीं किया जाएगा। मतलब ये है कि जो अगर जो सब्सिडी दी जाएगी, तो सब्सिडी जो बिडिंग के थ्रू जो कॉस्ट निकल के आती है, उस पर्टिकुलर कॉस्ट का जो है हम आगे देखेंगे 40% सब्सिडी दी जाएगी। तो सब्सिडी के लिए बहुत बेसिक क्राइटेरिया है कि जो भी आप होगा बिडिंग के थ्रू, कम्पिटिटिव बिडिंग के प्रोसेस के थ्रू ही जो है आप वर्क एलोकेट करेंगे। इस स्कीम का टाइमलाइन कितना था? तो इस स्कीम का जो 2015 में लॉन्च किया गया था, तो 2015 से लेकर के मार्च 2020 तक इस स्कीम का टाइम पीरियड था। मतलब इस मार्च 2020 तक जितने सारे प्रोजेक्ट्स थे कंप्लीट हो जाने चाहिए था। फिर बाद में स्टेट के द्वारा रिक्वेस्ट आई, तो फिर इसका जो पीरियड था फिर मार्च 2020 से बढ़ा करके दिसंबर 2020 कर दिया गया। फिर दोबारा स्टेट से इसके बाद भी स्टेट से फिर रिक्वेस्ट आई, और कि हर स्टेट से रिक्वेस्ट आई कि भाई जो है पीरियड जो भी प्रोजेक्ट है कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसका फिर दोबारा टाइम बढ़ाया जाए। तो उसके बाद मिनिस्ट्री ने फिर दिया इसमें वाइड ऑर्डर डेटेड 17 मई 2021 और 22 सितंबर 2021 के द्वारा जो है ना, फिर स्टेट्स की वैलिडिटी बढ़ाई है, जो टाइम पीरियड है, जिसमें तमिलनाडु की हम लोग बात करते हैं। तमिलनाडु का जो वैलिडिटी था 31 दिसंबर 2021 है, जो अभी कंप्लीट हो गया है। महाराष्ट्र का भी 31 दिसंबर 2021 है। कर्नाटका का 31 मार्च 2022 है। आंध्र प्रदेश का 30 जून 2022 है। गुजरात का 30 जून 2022 है। हिमाचल प्रदेश का 30 जून 2022 है। और मध्य प्रदेश का
30 जून 2022 है। तो ये अभी प्रेजेंट टाइमलाइन है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एनर्जी ने ये एक्सटेंशन दिया है। अब हम कैपेसिटी की बात करते हैं। तो इस स्कीम में कितनी कैपेसिटी, जो टारगेटेड कैपेसिटी कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ पैकेजेस 85। एक्चुअली किसी भी स्टेट्स में जो अगर दिया गया है तो वहाँ पर जो प्रोजेक्ट जो काम है तो उसमें नंबर ऑफ पैकेजेस में डिवाइड किया गया कि ये पैकेज है बेसिकली। आगे और डिटेल में देखेंगे स्टेट वाइज क्या पैकेजेज है। तो टोटल पैकेजेस इसमें थे 85। जो ट्रांसमिशन लाइन का जो टारगेट किया गया था इसमें था 9700 सर्किट किलोमीटर, और सब स्टेशन की जो कैपेसिटी है 22,600 MVA है। ये बेसिकली अगर ये पैकेज और हम ट्रांसमिशन लाइन सब स्टेशन अगर हम सारा कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें इसके थ्रू जो है टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है इसमें एस्टिमेटेड ये है कि 20,000 मेगावाट तक हम इवैक्यूएट कर सकते थे। मतलब 20,000 मेगावाट का अगर रिन्यूएबल एनर्जी 20,000 मेगावाट की कैपेसिटी अगर आती है सोलर और विंड की, तो उसको इवैक्यूएट इस स्कीम के थ्रू जो है, जो ट्रांसमिशन सिस्टम बनेगा, ट्रांसमिशन नेटवर्क बनेगा, इसके थ्रू हम इवैक्यूएट कर सकते हैं। और हम सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट CFA, जिसको हम लोग सब्सिडी बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी सब्सिडी देती है, उससे क्या प्रोविज़न है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस स्कीम में जो टोटल जो 8 RE स्टेट्स में जो ट्रांसमिशन नेटवर्क के ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करी है, उनका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है। एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट है इसका 10,141 करोड़, जो टोटल 8 स्टेट्स में जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जो RE जो ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए, तो उनका टोटल एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट है 10,141 करोड़। अब ये जो है इस जिसे मान लीजिए किसी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उनका जो भी ट्रांसमिशन सिस्टम का जो एक्सपेंडिचर है, तो वो किस तरीके से इसमें बाइफर्केशन है। तो जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 40% सब्सिडी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। तो आप देख सकते हैं टोटल इस स्कीम का जो अगर हम सब्सिडी की बात करते हैं, CFA की बात करते हैं, तो 4,056.67 करोड़ आ रहा है इसमें। तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40% सब्सिडी जो है सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। इसके बाद इस स्कीम में एक लोन का भी प्रोविज़न है। ये जो लोन है ऑलरेडी KFW से टाइप किया गया है, जिसमें 500 मिलियन जो यूरो जो है KFW दे रहा है। तो 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है इसमें लोन आपको मिल जाएगा KFW के द्वारा। और इसका जो कोऑर्डिनेशन है DE, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, उसके थ्रू आपका लोन का पोर्शन मिलेगा। तो 40% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी दे देगी, 40% लोन मिल जाएगा KFW से। उसके बाद जो बैलेंस बचा 20% वो उसमें स्टेट्स को अपना देना पड़ेगा। स्टेट्स के इन्वेस्टमेंट रहेगा, इक्विटी रहेगी। तो 20% ऑफ द प्रोजेक्ट का टोटल जो 100% जो प्रोजेक्ट, अगर प्रोजेक्ट का 100% है तो आप देख सकते हैं 40% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी दे रही है, 40% लोन मिल जाएगा KFW से, 20% स्टेट्स को देना पड़ेगा। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी दे रही है, जिसको हम CFA बोलते हैं, तो क्या एक बार में देगी, कैसे देगी, तो उसके लिए दिया गया है कि इसमें जो कैसे रिलीज़ करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है, CFA कैसे रिलीज़ करेगी। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, जो टोटल सब्सिडी का अगर हम लोग बात करते हैं, एलिजिबल ग्रांट इसमें बोला गया है 70%, जो ग्रांट का 70% है, आप अगर टेंडर अवॉर्ड कर देते हैं और जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA जो है, वो रिपोर्ट आपको मिनिस्ट्री को रिपोर्ट सबमिट कर देती है। उस रिपोर्ट के बेसिस पे रिकमेंडेशन के, और इसमें एक प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी बनाई गई है इस स्कीम में। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल जो कमेटी है बेसिकली ज्वाइंट सेक्रेटरी या साइंटिस्ट जी एडवाइज़र, जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में बोला जाता है, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होता है। तो इनके चेयरमैनशिप में कमेटी बनेगी जिसमें सारे मेंबर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर से हैं, CEA से हैं, स्टेट से हैं। तो वो कमेटी फाइनली रिकमेंडेशन के बाद जो है अगर रिपोर्ट सबमिट कर देती है, तो आपका जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि 70% ऑफ द ग्रांट है, वो आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। फिर जो फाइनल इंस्टॉलमेंट है, जिसको कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, फाइनल इंस्टॉलमेंट अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद 3 महीने तक स्मूथ परफॉर्मेंस जो है, टेस्टिंग अगर सब कुछ सही रहता है, तो उसके बाद जो है फाइनल, मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद 3 महीने तक सक्सेसफुली अगर रन कर रहा है, तो उसके बाद जो फाइनल इंस्टॉलमेंट जो है वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट जिसमें बोला गया है, जिसमें जो बैलेंस 30% ऑफ द ग्रांट है, वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब जो हम बात कर रहे हैं CFA की, जो बात कर रहे हैं टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें, तो स्टेट वाइज क्या बाइफर्केशन है उसमें क्लियरली इस टेबुलर फॉर्म में बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि टोटल 8 स्टेट्स इसमें कवर हैं इसी स्कीम के अंतर्गत, जिसमें फर्स्ट तमिलनाडु है, जिसमें टोटल पैकेज बताया गया ना, टोटल 85 पैकेज था, तो इसमें 5 तमिलनाडु का पैकेज है। इसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 1,593 करोड़ है प्रोजेक्ट कॉस्ट। इसका 40% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए CFA ग्रांट देगी, 637.2 करोड़। राजस्थान का है, जो टोटल नंबर ऑफ पैकेजेस 10 हैं, जिनका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 1,018.3 करोड़ है।
और इसका 40% अगर हम लोग बोलते हैं 40% जो है इसका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी देगी 407.32 करोड़। आंध्र प्रदेश में 6 पैकेजेज हैं जिसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका 1289.25 करोड़ है और इसका CFA सपोर्ट जो बोल सकते हैं 515.7 करोड़ है। हिमाचल प्रदेश में 23 पैकेजेज हैं जिसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 910.52 करोड़ है, जिसका CFA सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सपोर्ट है 364.21 करोड़ है। गुजरात का 28 पैकेजेज है जिसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 1963 करोड़ है और इसमें जो CFA सपोर्ट है 785.2 करोड़ है। कर्नाटका का 7 पैकेजेज हैं जिसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 906 करोड़ है और जिसका CFA सपोर्ट है 362.4 करोड़। मध्य प्रदेश का 8 पैकेजेज है जिसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 2100 करोड़ है और इसका CFA सपोर्ट 840 करोड़ है। महाराष्ट्र का 3 पैकेजेज हैं 3 पैकेजेज जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 361.61 करोड़, जिसमें टोटल CFA सपोर्ट है 144.64 करोड़। तो आप देख सकते हैं टोटल जो है 8 स्टेट्स का है। 8 स्टेट्स में टोटल नंबर ऑफ पैकेजेस कितने आ रहे हैं 85। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 10,141.68 करोड़ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सपोर्ट है CFA सपोर्ट डेट इज द 4,056.67 करोड़ है। अब इस स्कीम में एक मॉनिटरिंग का भी प्रोविजन है कि कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, स्कीम जो कैसे इंप्लीमेंट की जा रही है, प्रोजेक्ट कैसे स्टेट्स में लगाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो मॉनिटरिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो दी गई है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इज इंटरेस्टेड विद द मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। और इसके बाद जितने जो स्टेट्स जो पर्टिकुलर स्टेट्स में जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट्स को, जिसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बोला गया है, दैट इज द स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज जो है। तो ऑल द स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी विल सबमिट मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट टू CA एंड MNRE। जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो STU हैं उस स्टेट्स में, वो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और MNRE को सबमिट करेंगे। CA में जो नोडल ऑफिसर जो होंगे, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में जो नोडल ऑफिसर होंगे वो चीफ इंजीनियर लेवल का होगा, जो कि MNRE और मिनिस्ट्री ऑफ पावर से कोऑर्डिनेट करेगा। स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी एक नोडल ऑफिसर डिप्यूट करेगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एनर्जी, CA और MOP जिससे भी कोऑर्डिनेट करना होगा वो कोऑर्डिनेट करेगा। वेब पोर्टल डेडिकेटेड टू GEC मॉनिटरिंग विल बी लॉन्च्ड। एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा पूरे स्कीम को मॉनिटर करने के लिए। The respective STU shall submit monthly wise performance data on quarterly basis to MNRE for a period of 5 years after it has commenced commercial operation। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट लग गया उसके बाद कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी। प्रोजेक्ट लगने के बाद 5 साल तक जो ऑपरेशनल डेटा जो है, जो परफॉर्मेंस डेटा है, वो सबमिट करना पड़ेगा CE और MNRE को। An independent monitoring agency has to be appointed by PGCIL to entire GEC, इंट्रा स्टेट और इंट्रा स्टेट। जस्ट स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 1 जब लॉन्च किया गया था उसमें 2 पोर्शन था, इंट्रा स्टेट और इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट MNRE इम्प्लीमेंट कर रही है और इंट्रा स्टेट पावर ग्रिड इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो पूरे GEC फेज 1 को एक ऑडिट आप ऐसे बोल सकते हैं, ऑडिट या जो भी एक इसके लिए पावर ग्रिड जो है एक मॉनिटरिंग इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग एजेंसी जो है डिप्यूट करेगा और पूरा इसकी एक तरह से ऑडिटिंग होगी कि भाई क्या अप्रेजल रहा, कैसा रहा, क्या प्रोजेक्ट रहा, तो उसके लिए भी डिप्यूट किया गया। और इसका मुझे अभी मुझे आइडिया नहीं है कि ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अभी डिप्यूट हो गया है या अभी होगा। आई थिंक अभी जो MNRE का जो GEC फेज 1 है ये अभी अंडर इम्प्लीमेंटेशन ही है, फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ है। ये कंप्लीट होने के बाद जो है पावर ग्रिड इस चीज़ को डिप्यूट करें। अब हम इस स्कीम की बात कर लेते हैं कि इस स्कीम में अभी एज ऑन क्या फिजिकल स्टेटस है। और ये जो डेटा है बेसिकली MNRE मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यू एनर्जी की वेबसाइट से लिया गया है और ये जो है 31 अक्टूबर 2021 तक का डेटा है इसमें। तो जो हम 8 स्टेट्स की जो बात कर रहे हैं ये, तो 8 स्टेट्स में जो है स्टेट वाइज इसमें दिया हुआ है कि क्या टारगेट था और कितना अचीव किया हुआ है। तो फर्स्ट तमिलनाडु की बात करते हैं। तो तमिलनाडु में जो लाइन्स टारगेट जो था 1068 सर्किट किलोमीटर था, जिसमें कि उसने लाइन कंस्ट्रक्टेड 1058 किलोमीटर हो गया है। सब स्टेशन का जो टारगेट था 2250 MVA था, जिसमें कि सब स्टेशन चार्ज बोल सकते हैं कि ऑपरेशनल हो गया 1850 MVA हो गया है। बैलेंस अभी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में जो लाइन का टारगेट था सर्किट किलोमीटर 1054 सर्किट किलोमीटर का टारगेट था, जिसके अगेंस्ट में उसने 984 सर्किट किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है। और जो सब स्टेशन का जो टारगेट था 1915 MVA था और ये फुल्ली चार्ज हो गया है। ये सब स्टेशन जो है फुल्ली कंप्लीट हो गया है। आंध्र प्रदेश में जो सर्किट किलोमीटर जो लाइन का टारगेट था 1073 सर्किट किलोमीटर था, जिसके अगेंस्ट में 696 सर्किट किलोमीटर ही कंप्लीट हुआ है। और
और सब स्टेशन का जो टारगेट है 2157 MBA था, जिसके अगेंस्ट में 635 MBA ही कंप्लीट हुआ है। तो AP का जो बोल सकते हैं परफॉर्मेंस बहुत बेटर नहीं है स्कीम वाइज। हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो लाइन का टारगेट था 502 सर्किट किलोमीटर था, जिसके अगेंस्ट में 456 सर्किट किलोमीटर ही कंप्लीट हुआ है। और MBA का जो टारगेट था, सभी स्टेशन का टारगेट था 937 MBA टारगेट था, जिसके अगेंस्ट में 353 MBA ही कंप्लीट हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है नहीं। गुजरात 1908 सर्किट किलोमीटर टारगेट था, उसके अगेंस्ट में 1320 सर्किट किलोमीटर ही लाइन कंस्ट्रक्ट हुआ है। और MBA जो सब स्टेशन का टारगेट है 7980 MBA टारगेट था, जिसके अगेंस्ट में 3660 MBA कंप्लीट हुआ है। तो गुजरात भी हम बोल सकते हैं कि बहुत जो है एज ऑन डेट जो भी 31 अक्टूबर है, बहुत परफॉर्मेंस बेटर नहीं है। कर्नाटका 618 सर्किट किलोमीटर का टारगेट था, जिसके अगेंस्ट में 565 सर्किट किलोमीटर कंप्लीट हुआ है। और MBA का जो टारगेट था 2702 सर्किट MBA था, उसके अगेंस्ट में 2490 MBA चार्ज हो गया है। मध्य प्रदेश में 2773 सर्किट किलोमीटर का टारगेट था, जिसके अगेंस्ट में 2714 कंप्लीट हो गया है। और जो सब स्टेशन का टारगेट था 4748 जो टारगेट था, उसके अगेंस्ट में 4365। तो MP की परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है। महाराष्ट्र में 771 सर्किट किलोमीटर टारगेट था, और जिसके अगेंस्ट में 612 उसने सर्किट किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है। तो टोटल जो इस स्कीम में जो टारगेट रखा गया था इंट्रा स्टेट GC इंट्रा स्टेट फेज 1, उसमें 9769 सर्किट किलोमीटर का टारगेट जो रखा गया था, उसके अगेंस्ट में 8405 सर्किट किलोमीटर कंप्लीट हो गया है। और जो सब स्टेशन का टारगेट टोटल था 22,689 जो MBA कैपेसिटी थी सब स्टेशन, उसके अगेंस्ट में 15,268 MBA जो है अभी चार्ज हो गया है। बैलेंस अंडर कंस्ट्रक्शन हो, तो इसका डिटेल अभी नहीं पता है। तो ये बेसिकली इंट्रा स्टेट GC फेज 1 का टारगेट और अचीवमेंट है, जो कि 31 अक्टूबर 2021 तक है। अब हम बात करते हैं GC फेज 2 की, जो अभी जस्ट रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है ये। और आप देख सकते हैं कि कैबिनेट ने इसको 6 जनवरी 2022 को अप्रूव किया है। कैबिनेट अप्रूव द इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम GEC फेज 2। दिस स्कीम इज इन एडिशन टू GEC फेज 1। जो हम फेज 1 के बीच हम बात कर रहे हैं, उस टारगेट के अलावा ये जो है अलग ये एडिशन है ये। तो GEC फेज 2 में क्या है अभी हम देख लेते हैं। हालांकि बहुत डिटेल अभी स्कीम गाइडलाइंस नहीं आई है, फिर भी जितनी डिटेल्स है उससे हम एक सफिशिएंट हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि क्या है। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो GEC फेज 2 बोला गया है, इस स्कीम में जो ट्रांसमिशन लाइन का टारगेट कितना है 10,750 सर्किट किलोमीटर है। सब स्टेशन की कैपेसिटी क्या टारगेट है तो 27,500 MBA इसमें टारगेट रखा गया है। और अगर ये सर्किट किलोमीटर और जो MBA कैपेसिटी जो हम बात करें सब स्टेशन के चार्ज हो जाते हैं, तो टोटल 20,000 मेगावाट पावर इवैक्यूएट की जा सकती है। तो एक्सपेक्टेड RE कैपेसिटी इवैक्यूएशन कैपेसिटी कितनी है 20,000 मेगावाट। और जो स्कीम है ये 7 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किए जा रही है। और 7 स्टेट्स कौन कौन से हैं? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु एंड UP। ये 7 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है कितनी है जो 7 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 12,031.33 करोड़ है। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इतना है 12,000 करोड़ के आसपास है। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी कितनी दी जा रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 33% सब्सिडी दी जा रही है। देखिए फेज 1 और फेज 2 में डिफरेंस यहाँ पर क्या आ रहा है कि उसमें 40% सब्सिडी दी जा रही थी, गवर्नमेंट सपोर्ट गवर्नमेंट ग्रांट था 40% था। इसमें जो गवर्नमेंट ग्रांट है 33% है। तो 33% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो जो सब्सिडी पोर्सन बनता है इसमें 3,970.34 करोड़ बनता है। और ये टाइमलाइन जो है पीरियड किस टाइमलाइन में किस ड्यूरेशन में स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की जाएगी, तो 21-22 से लेकर के 25-26 तक ये जो है, मतलब मार्च 26 तक इसका टाइमलाइन है इस GEC फेज 2 में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। तो GEC फेज 2 का ये आपका फीचर्स रहा स्कीम का। तो होप दोस्तों मेरा आज का वीडियो जो है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 1 और फेज 2 के ऊपर जो मैंने बनाया है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए स्कीम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।